सेकंड सत्र में सभी का स्वागत है। हमारे बीच में पब्लिशिंग उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे संवाई फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। नीतू जैन जो उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है और संवाई फाउंडेशन प्रमोटर है, उनका स्वागत है। सरदा जैन जो उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। के तिवारी जो उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है और हमारे संवाई फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। सत्यवती जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। प्रतिमा राज उपस्थित है, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। रमेश चंद्र जी है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त आज नए भी कुछ सदस्य जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत है। मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो हम लोग जब पढ़ते पढ़ते बहुत ऊब जाए तो हम लोगों को एक दिन रेस्ट ले लेना चाहिए। ये भी एक थेरेपी है। ब्रेन जब लगे ब्रेन को बहुत थक गए हैं तो आप उसको थोड़ा सा आराम कर लीजिए, वो भी एक थेरेपी के रूप में ही है। हम लोग यहीं पर आ रहे थे ना, यूरिक एसिड। सर एक मिनट, लोकल पॉइंट क्या कहलाते हैं सर? आपने बोला लोकल पॉइंट, देखिए सेमेस्टर 1 का मैडम है प्रश्न है, तो बता रहा हूँ आपको। लोकल पॉइंट माने हुआ हमारे मेरिडियन मार्ग है, ठीक है। तो हमारे मेरिडियन मार्गों में क्या होता है कि उस जगह पर जो मेरिडियन जा रही हो वो कुछ प्रभाव, जैसे आपके बगल में जो पड़ोसी रह रहा होगा, अगर वो अच्छा है तो आपको प्रभाव दे रहा है, खराब है तो भी आपको प्रभाव दे रहा है। तो इसलिए माना जाता है कि जो लोकल पॉइंट्स होते हैं, यानी जो मेरिडियन का पॉइंट जहां पर आपको एलिमेंट है उस पर कौन से मेरिडियन जा रही है, उस पॉइंट पर कौन है, 3 है, 4 है, 5 है, तो एक तो वो पॉइंट हो गया। फिर उसके बगल के दूसरी मेरिडियन है ऊपर, क्योंकि ये ऊर्जा के पाथ है, मार्ग है, तो ऊर्जा जहां से जो मेरिडियन जा रही होगी जहां से प्रभाव तो डालेगी ही। इसलिए कहा जाता है कि जो लोकल पॉइंट्स हो उनका पहले प्रयोग। फिर हमारे यहाँ एक कंसेप्ट आया है चाइनीज में, डिस्टल पॉइंट, यानी जो दूर रह करके प्रभाव जमा रहे हैं। जैसे डीएम है, रहता अपने ऑफिस में है लेकिन प्रभाव उसका पूरे जिले में महसूस करते हैं। एसपी है, अपने ऑफिस में रहता है लेकिन उसका प्रभाव पूरे जिले में महसूस करते हैं ना। दरोगा है, थाने में रहता है लेकिन उसका प्रभाव पूरे जो क्षेत्र होता है वहां महसूस करती है। ये प्रभाव वाला है। फिर हमारे यहाँ कुछ होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट्स, जो उनका 8 पॉइंट है, तो उनका प्रभाव ये है। कोई कह रहा है कि अगर हमारा मीटिंग पॉइंट है, वो कहते हैं बोन मीटिंग पॉइंट। बोन मीटिंग पॉइंट माने यानी बोन की संबंध में कोई प्रॉब्लम होगी। फिर वो कोई कह रहा है कि हमारा अगर लिक्विड मतलब लिक्विड तरलता में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए वो पॉइंट है। कहीं होता है ऊर्जा का पॉइंट है, ऊर्जा का पॉइंट, ऊर्जा में कमी आ रही तो वहां पॉइंट यूज करिए। कहीं आता है कि बोन मैरो का पॉइंट है, मेडलरी पॉइंट जो बोल GB39, तो हम बोल देते हैं कि GB39 को यहाँ प्रयोग करिए। फिर कोई था कि नर्व मसल्स का पॉइंट है GB34, तो कहते हैं कि अगर नर्व्स में आपको प्रॉब्लम कहीं आ रही है तो आप उसको करिए। ये सब थ्योरी है, मतलब इसको इस रूप में पढ़िए। एक थ्योरी ऑर्गन सोर्स पॉइंट, फिर उसके बाद आप पढ़िए डिस्टल पॉइंट। डिस्टल पॉइंट के बाद आप पढ़ते हैं कि उसमें 5 शू पॉइंट है, एक ही मेरिडियन में 5 पॉइंट है। फिर एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन में उसी तत्व की दूसरे मेरिडियन में उधार लेने का पॉइंट है। ऊर्जा एक से दूसरे तीसरी जाती है। फिर आपको पढ़े होंगे आप ब्रदर और सिस्टर का या दोस्त का पॉइंट, कि अगर 10 से 12 कोई एक, 11 से 2, 11 से 1 कोई मेरिडियन जा रही है, तो 11 से 1 में हार्ड मेरिडियन है, तो 11 से 1 में जो उस समय ट्रिपल वार मेरिडियन है वो जिसमें अधिक होती है रात में, और तो दोनों के उसमें जुड़ाव है, दोनों दोस्त हैं, तो वहां पर भी अगर करेंगे तो वो भी ऊर्जा को ले लेते हैं। ये सब वो सिद्धांत है, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसीलिए वो फर्स्ट सेमेस्टर है। उस सेमेस्टर को भूलना नहीं है। वो 10 नहीं, कभी भी आप ट्रीटमेंट करेंगे तो वो सारे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए और आपको कंसेप्ट कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? जी सर, क्लियर, थैंक यू सर। तो हम लोग कह रहे थे यूरिक एसिड परीक्षण, ब्लड यूरिक और सेरम यूरिक टेस्ट। अब देखिए, तो सेरम तो हम लोग जान रहे हैं क्या है। सेरम हम लोग जान रहे हैं, सेरम माने पहले हम लोगों ने कहा था कि
जब कोई ब्लड है तो उसमें एक प्लाज्मा होगा, मतलब तरलता वाला पॉइंट होगा, और दूसरा हमारा होगा कुछ हमारे सेल्स होंगे। तो ये हो गया, तो उसको हम लोगों ने कहा प्लाज्मा और कण, ठीक है, रक्त कण। फिर हम लोग कहा कि प्लाज्मा, फिर हम लोग कहा था सीरम कह दिया। अब सीरम क्या चीज है? तो हमने देखा कि प्लाज्मा में कुछ ऐसे हमारे एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन वगैरह हैं। तो अगर फाइब्रिनोजन माने ब्लड को क्लॉटिंग करने का, यानी ब्लड को क्लॉट कर देने का उसके पास हो, यानी कहीं रक्त बह रहा हो तो वो मौजूद क्या करेगा, वो वहां पर रोक देगा। तो इसलिए अगर प्लाज्मा में वो रहता और हम लोग प्लाज्मा का टेस्ट करने जाते तो तुरंत क्या होता, ब्लड क्लॉट कर जाता। तो इसलिए फाइब्रिनोजन को निकाल लिया। तो जब हम लोग प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल लिया तो हमारा बन गया सीरम, इसको हम लोग सीरम कहते हैं। अब इस टेस्ट के आधार पर हम लोग सारे टेस्ट करते हैं, इसी को लैब में ले जाते हैं, इसी टेस्ट करते हैं, तो वो उसका सीरम, वो सीरम है, ठीक। तो यूरिक एसिड कार्बनिक तत्व है, हम लोग समझ, ऑर्गेनिक है। ये क्या करता है, जो न्यूक्लियस में जो मौजूद प्यूरिन है, एक ये हमारा पूरिन तत्व है, तो उसकी कैटाबॉलिज्म माने ब्रेकिंग, ब्रेकिंग की फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो ये प्यूरिन जो है, उसकी जो पूरिन तत्व का जब कैटाबॉलिज्म होगा तो ये यूरिक एसिड उत्पन्न अपने आप होता है। जल में घुलनशील है और किडनी द्वारा ये आसानी से बाहर निकाल देते हैं। जल में घुलनशील नहीं होगा तो किडनी निकाल नहीं पाएगी, इसलिए इसको जल में घुलनशील है। अब ये कह रहे हैं सामान्य सीरम यूनिट स्तर कहाँ है, 4+1 मिलीग्राम पर 100 ml। हमेशा यूनिट में आप समझा करिए, जैसे 4 ± 1 मिलीग्राम mg पर 100 ml। 100 ml जो ब्लड है उसमें ये होगा, मतलब ब्लड या जो भी सीरम है उसमें ये इतना होना चाहिए। और सामान्य मूत्र में क्या है, यूरिन में कितना होता है, 0.5 से 1 ग्राम प्रतिदिन लिया जाता है। तो ये मानक है, इनको जब हम लोग धीरे धीरे कई बार पढ़ेंगे तो याद होने लगेगी। अब इन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया पॉइंट है कि आरबीसी जो हमारा होता है उसमें न्यूक्लियस हम लोग कहते नहीं है, लेकिन तब भी न्यूक्लिक एसिड की कैटाबॉलिज्म होती है, वहां भी होती है, और वहां भी यूरिक एसिड मौजूद होता है। ये कारण, ये साइंस सभी है, इस साइंस पर अभी हम लोगों ने रिसर्च नहीं किया है, नहीं समझ पाए हैं कि क्यों होती है, लेकिन वहां भी यूरिक एसिड मौजूद होता है, ठीक। ये उन्होंने कहा। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि एर्थ्रोसाइट, एर्थ्रोसाइट माने आरबीसी, ल्यूकोसाइट माने डब्ल्यूबीसी में यूरिक एसिड की उत्पत्ति कैसी होती, कोई नहीं बता पाया है। तो बहुत से तत्व हैं, बहुत सी चीजें हैं जो हमको नहीं मालूम है, और इसीलिए हम लोग मानते हैं कि कोई और ताकत ऐसी है जो ये तय करता रहे। अभी हमको ज्ञान अधूरा है। तो प्यूरिन तत्व की कैटाबॉलिज्म अधिकतर कहाँ होती है, अधिकतर लीवर में। तो लीवर करता है, इसीलिए लीवर को आप पढ़ेंगे हर जगह तो लीवर लीवर छाया रहेगा। तो लीवर में होगी, और आंशिक मात्रा अस्थि पे जो हमारी मसल्स है उनमें ये वहां भी कैटाबॉलिज्म इसकी होती है। तो अब उसकी वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड के, अब देखें ना, शरीर में यूरिक एसिड की टोटल मात्रा कितनी है, 1130 mg, और प्रतिदिन उत्पादन होता है 500-700 mg परसेंटेज। यूरिक एसिड का सीएसएफ में, सीएसएफ माने क्या है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी जो ब्रेन में होता है और स्पाइनल कार्ड में होता है, वहां पर 1.5 मिलीग्राम परसेंटेज, परसेंटेज माने समझ गए ना, वही 100 ml वाला। यूरिक एसिड का प्लाज्मा में स्तर 5 मिलीग्राम परसेंटेज। तो अब कह रहे हैं कि यूरिन, अब हम लोग को ये बता दिया उन्होंने कि ये क्या हमारे चीजें हैं, और अब बता रहे हैं कि कारण क्या है, कैसे बढ़ता है। तो आवश्यक एंजाइम की कमी होने के कारण प्यूरिन कैटाबॉलिज्म पूर्ण नहीं पाती। देखिए प्यूरिन को अगर उसकी कैटाबॉलिज्म, देखिए कोई भी प्रोडक्ट जब टूटता है तो एक बीच का इंटरमीडिएट बनता है, फिर अल्टीमेटली बन पाता है। तो अगर कोई इसकी कैटाबॉलिज्म पूर्ण नहीं पाई तो यूरिक एसिड बीच में हो जाता होगा और उसका उत्पादन बढ़ जाएगा। शायद ये यूरिक एसिड धीरे धीरे कम हो जाता होगा आगे अगर पूर्णतः कैटाबॉलिज्म हो जाए। ये केमिस्ट्री का पॉइंट है, तो हम लोग बहुत अधिक इस पर बहुत जाना नहीं है। इसे मेटाबॉलिक डिफिशियंसी की संज्ञा दी गई। ये कहा गया मेटाबॉलिक सिस्टम में है, इसलिए यूरिक एसिड का उत्पादन बढ़ गया। तो कारण दूसरी क्या है कि अगर किडनी जो है, जिसका काम है छानना, यानी उसको निकाल देना उसका काम है, वो नहीं हो रही, तो किडनी अगर नहीं कर पाई, यूरिन में नहीं निकाल पाई, तो ये बढ़ जाएगा। तो इसको रीनल डिफिशियंसी बोलेंगे कि रीनल की किडनी कारण। तो ये दोनों कारण प्राइमरी कारण कहलाते हैं, ठीक है।
ये प्राइमरी रीजंस ये हो सकते हैं। सेकेंडरी कारण क्या है? ये रोग है, बहुत से बड़े रोग हैं, ल्यूकेमिया है, समझ रहे हैं कि बड़ा रोग है, कैंसरस है, न्यूमोनिया, ये इनमें सीरम यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है। ठीक, ये हम लोगों ने उसको पढ़ा। अब लक्षण बता रहे हैं कि लक्षण क्या है, क्या हम क्या कॉम्प्लेट करेगा आकर वो। अब इसके कारण लक्षण कैसे होगा? तो यूरिक एसिड क्या होता है, देखिए अब हमारे हम लोग कह रहे हैं कि यूरिक एसिड जब हुआ तो मैक्रोफेज हमारे जान रहे हैं कौन है? सिपाही हैं, घूम रहे हैं, रक्त में घूम रहे हैं। मैक्रोफेज में बड़े जो है, तो ये मैक्रोसिड नाम मैक्रोफेज है, ये खा जाते हैं। खाने के बाद क्या होता है, आप खाने के बाद उसको पचा नहीं पाते, तो अपच के कारण क्या होता है, जो लाइजोसोमल एंजाइम है, इनके पास क्या होता है, मैक्रोफेजेस में हम लोग हमेशा हमने सोचा है लाइजोसोमल माने क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था इसको कहाँ, सेल में, सेल में, सेल। तो ये क्या था, सुरक्षा के लिए हमारा, तो सुरक्षा का एंजाइम है। एंजाइम माने प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन से बने हुए हैं, तो लाइसोसोमल एंजाइम है, उनको वो क्या करेगा, अपच कारण छोड़ देगा, उसके लाइसोसोम उसके पास होता है, तो इसको छोड़ दिया। तो यही जो एंजाइम है ये जाकर के आपके जॉइंट्स पर इन्फ्लेमेशन भी हमने पढ़ा हुआ है कि कोई तत्व आ जाएगा, कोई तत्व बाहर ही आ जाएगा तो वो इन्फ्लेमेशन करेगा। तो ये वो जाकर के यही लाइसोसोमल एंजाइम जाकर के जोड़ पर आ जाएंगे, तो वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, वहां पर दर्द हो जाएगा, वहां पर आपको सूजन आ जाएगी, वहां पर आपको लालिमा आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी, वहां पर आपको दर्द महसूस होगा। तो ये दर्द लास्ट स्थिति है, दर्द होगा। तो विशेषकर पैर के अंगूठे के प्रथम जोड़, जिसको बोला है मेटाटार्सोफेरेंजियल ज्वाइंट, समझ रहे हैं ना, जो मेटाटार्सल फेरेंजियल ज्वाइंट प्रथम जोड़, वो वाला शुरू मेटाटार्सोफेरेंजियल ज्वाइंट, यहाँ पर रोगी को तीव्र दर्द होगा, सूजन होगा, ज्वर की शिकायत होगी। तो ये इसीलिए जो अभी बता रहे थे, तो अंगूठे की बात जब हो रही थी तो सब लोगों को लगता है कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कोई आवश्यक नहीं कि बढ़ा हो, लेकिन ये एक सिम्टम है, कोई और कारण हो सकता है। तो यही गाउट, इसको गाउट कह देते हैं। तो गठिया रोग का प्रारंभ पैर के अंगूठे से होकर किसी भी अन्य जोड़ में फैल सकता है, अतः यूरिक एसिड पर नियंत्रण आवश्यक है। यूरिक एसिड का जमाव फुंसी आकार में शरीर के ऊतकों अंगों में होने लगता है, इन्हें टॉफी की संज्ञा दी गई है। इससे संबंधित अन्य रोग क्या है, अब ये रोगों का नाम है, हम लोग उससे पढ़ सकते हैं। ये लेस ध्यान सिंड्रोम जो है, ये एक्स क्रोमोसोम हमने पढ़ा था, एक्स जो है एक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं, लेडीज में एक्स दोनों होते हैं और पुरुष में XY क्रोमोसोम होते हैं। तो जो एक्स क्रोमोसोम पर एक जीन है वो निष्क्रिय हो जाता है, मतलब काम नहीं कर पाता, तो वो गाउट रोग का डेवलप करता है। ये उन्होंने बताया कि ये, तो क्या इसको क्या कहेंगे कि मान लीजिए जेनेटिक कोई ट्रांसफर हुआ तो ये रोग हो जाता है। दूसरा ज़ैंथिन यूरिया, अब ज़ैंथिन एक कार्बनिक तत्व है, जो प्यूरिन, देखिए वो प्यूरिन बताया ना कि प्यूरिन के कैटाबॉलिज्म के दौरान बनता है। अब प्यूरिन का कैटाबॉलिज्म जो हो रहा था तो ज़ैंथिन एक बना, तो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज द्वारा इसे यूरिक, नॉर्मली इसको आगे यूरिक एसिड बदल दिया जाएगा, लेकिन नहीं आगे हुआ और यही बन गया। तो ये क्या होता है, इस स्थिति रोगी के यूरिन में ज़ैंथिन की मौजूदगी रोग का, अगर ज़ैंथिन मौजूद है यानी यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं पाया, तो ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये जो है इसमें क्या होगा, डाययूरेटिक इफेक्ट होगी, मतलब यूरिन अधिक होने लगेगी, और हृदय का बल, संकुचन बल आइनोट्रोपिक इफेक्ट देगा, मतलब हृदय का संकुचन बल जो है वो बढ़ा देगा, संकुचित होने लगेगा हार्ट। फिर एडेनोसिन डिमिनेज एफिशिएंसी, तो एडेनोसिन और ग्वानोसिन, ये 2 प्यूरिन बेस है। आप देखिए बेस माने हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्षारीय, एक क्षारीय है और एक एसिडिक, ये प्यूरिन बेस है, जिनका कैटाबॉलिज्म यूरिक एसिड का उत्पादन करती है, इनके कैटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनती है। अगर ये अनुपस्थित है तो इसका बढ़ा रक्त स्तर के लिम्फोसाइट को निष्क्रिय कर देगा। तो यानी लिम्फोसाइट क्या है, हमारे सुरक्षा, हाँ सुरक्षा तंत्र है, उसको निष्क्रिय कर देगा। तो ये उसका आया। तो अगर हमको करना हो, ट्रीटमेंट करना हो, तो हम लोग नोट कर लीजिए, आप चीज को हम बताते चल रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो नॉर्मली हम लोग देते हैं बोथ IF थर्ड स्पायरल। आपको क्या करना है, बोथ IF थर्ड स्पायरल,
अब करना क्या चाहिए बोलिए आप लोग, एक बात बोले कोई। एसिड बढ़ा हुआ है, थर्ड स्पाइरल क्यों लिया हम लोगों ने, बोथ आईएफ क्यों लिया, किडनी और लीवर, लीवर और किडनी बोथ आईएफ ले लिया। जी थर्ड स्पाइरल क्यों लिया, क्योंकि ये एसिड है, इसलिए हम लोगों ने थर्ड स्पाइरल लिया। आप लोग शेयर करते जाइए, एसिड है, चाहे सब्जेक्ट जितना हो पाएगा उतना होगा, लेकिन जितना समझे। बोथ आईएफ लिया हम लोगों ने लीवर और किडनी की वजह से, दोनों के कारण है ना इसमें, यूरिक जी। एसिड बनना और यूरिक एसिड बाहर निकल जाना, दोनों प्रोसेस है ना। जी तो किसका किसका रोल है, लीवर, किडनी निकालने के लिए और ब्लड में बनता है वो। तो लीवर और किडनी दोनों का रोल है ना। तो जी। लीवर किडनी के दोनों दो बोथ आईएफ ले लिया। थर्ड स्पाइरल क्यों लिया हम लोगों ने, क्योंकि हम एसिड की बात कर रहे हैं, एसिड माने अग्नि, अग्नि। क्लियर सबको है कि नहीं, एसिड माने अग्नि। यस सर, यस सर। तो हम थर्ड स्पाइरल ले लिया। अब हमको क्या करना चाहिए, एसिड कम करना है, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो 3 को और 4 को कम कर सकते हैं। वो तो जल है, तो 2 और 3 को करेंगे। हाँ 2 3 सिगरेट 4 टोन, क्लियर, बहुत सिंपल सा है, 2 3 सिगरेट 4 टोन। आप ही बनाइए दोनों को सर लिया। 3-4 भी तो ले सकते हैं हम महापित्त करके। नहीं, जल कम हो जाएगी तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अच्छा, एसिड जल जल को कम नहीं ठंडा करना। ठंडा कैसे करेंगे, ठंडा को अगर इसी में लेंगे शामिल करेंगे तो ठंडा कहाँ लाएंगे, ठंडक कहाँ से लाएंगे। जी सर, ठीक और है। फाइव, अगर जल कम हुआ तो यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो उसको भी कम करना है, तो जल तो गर्मी इंक्रीज से करना ही। ठंडक बढ़ाना है, तो ठंडक के तो एक ही हमारे पास है, सबसे बड़ा तो जल है, उसके बाद वायु है, तो पहले तो है ना। जी सर। तो सर वायु को अपन ने क्यों कम किया सर, वायु? टू नहीं, हम देखिए, हम 2 3 भी कर सकते हैं और 3 6 भी कर सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं। पहले समझ लीजिए, 3 को हमको करना है, मेन 3 को करना है, 3 से डेट 4 टोन, लेकिन हम 3 के साथ 2 ले सकते हैं। 2 को लेने से 2 माने वायु 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 सर, वायु में क्या है और है क्या है, ये दर्द भी करता है, दर्द, पेन। वायु में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सर। तो एक तो ये तरीका हुआ। और 3 के साथ अगर हम 6 लेते हैं, तो हमने क्या पढ़ाया है आपको कि कभी किसी के साथ 6 को जोड़ेंगे तो नर्वस सिस्टम है 6, तो अगर 3 के साथ 6 जोड़ते हैं तो वो पूरे के पूरे प्रोसेस को तेज कर देता है। तो 3 6 सिगरेट भी कर सकते हैं, 2 3 सिगरेट भी कर सकते हैं, 4 2, ठीक। दूसरा लेटेस्ट जो भी अभी प्रोटोकॉल है उसमें है बोथ आईएफ 0 1 2 स्पाइरल, बहुत, ये भी नोट कर लीजिए, ये आपको आगे चल के समझ में आएगा, धीरे धीरे बन रहा है। बोथ आईएफ 0 1 2 स्पाइरल, उसमें 0 1 2 का कंसेप्ट क्या है, ट्राइपॉडिक कंसेप्ट, मतलब जो भी ऑर्गन है वो तीनों, शुरुआत वात पित्त कफ तीनों, शुरुआत का ऑर्गन, बीच का ऑर्गन, उसके बाद का ऑर्गन, सारे ऑर्गन ले लिए और सारे एनर्जी ले लिया, वात पित्त कफ भी ले लिया, तो 0 1 2 स्पाइरल। और इसमें सिंपल सा हमारा रामबाण कौन सा है, 3 6 4 5 सिगरेट। 6.45। हाँ 4 5 सिगरेट, 3 6 टोन रामबाण है, 0 टोन 9 सिगरेट जहां आवश्यकता वहां ऐड कर ली, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट, रक्त यूरिया, ब्लड यूरिया, देखिए ये भी होता है, रक्त यूरिया नाइट्रोजन, इसमें हम लोग पढ़ना है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की, देखिए कितना 79%, और मानव शरीर में निर्माण में सहभागिता 2.59, हम लोग के शरीर में जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन इसका किया था उसमें हम लोगों ने कहा था 3% के आसपास नाइट्रोजन होती है। अब वायुमंडल, एक प्रश्न है कि वायुमंडल में इतना दबाव है तब भी क्यों नहीं अंदर जा पाती, वायुमंडल में दबाव बहुत है, शरीर बाहर दबाव है तब भी शरीर के अंदर जा नहीं पाती फेफड़ों में, तो कारण बता रहे हैं ये कि फेफड़ों में जो हमारे मेम्ब्रेन है एल्विली वाले, उसकी जो है उसमें नाइट्रोजन के लिए परमेबल नहीं है, परमिशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल परमिशन नहीं है कि आप अंदर नहीं घुस सकते, तो वो परमेबल न होने की वजह से कोई वो अंदर घुस ही नहीं पाती है। प्लस
स्वतंत्र नाइट्रोजन अणु को पकड़ने कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। अभी तो हमारे ऑक्सीजन को हम लोगों ने हीमोग्लोबिन में ट्रांसपोर्ट कर दिया, वहां कोई सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने पहले कहा कि परमिएबल करो, हमारे पास कोई ये काम करने के लिए कोई आदमी नहीं है, तो आप भैया नहीं आज नहीं करेंगे, आप जाइए, तो वो उन्होंने कह दिया। तो एक तो ये कारण है। इसको कहा उन्होंने, वैज्ञानिकों ने कहा कि नो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं है, आप अंदर घुस ही नहीं सकते, इसलिए नाइट्रोजन गैस अंदर बाहर से नहीं आ पाती, ये इनका कहना है। ये नहीं कह रहा कि बाहर से अंदर नहीं आ सकती वायुमंडल से, ये इनका कहना है। ठीक, तब भी थोड़ी बहुत आ जाती होगी, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन नॉर्मली ये नहीं आ पाती। अब लेकिन बनती कैसे, तब अब नाइट्रोजन बनती कैसे है? तो नाइट्रोजन उन्होंने कहा कि जब हम निर्माण करते हैं तो एमिनो एसिड क्या हमारा काम करते हैं, हम लोग पढ़ा ना था, प्रोटीन। तो प्रोटीन बड़ा तत्व है, बड़ा मॉलिक्यूल है, उस वो वनस्पतियों में है, प्रकृति में है, उनको हम लोग भोजन में लिया, लेकिन ये शरीर हमारा उस रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, तो एमिनो एसिड्स में उसको तोड़ता है, तो एमिनो एसिड में ब्रेक करता है, तो एमिनो एसिड का हम लोग उपभोग कर पाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि एमिनो एसिड की उपयोगिता कहाँ है? कहते हैं कि जो भी ये प्रोटीन है या एमिनो एसिड है, ये क्या करेगा, आपको सेल मेम्ब्रेन का, कोई भी सेल मेम्ब्रेन होगी उसकी रचना यही करेगा, प्लाज्मा प्रोटीन की ही रचना करेगा, सभी एंजाइम्स, विटामिन, हार्मोन सब इसी के बने होते हैं। तो इसकी उपयोगिता कितनी है, इसीलिए बड़े जब बढ़ते बच्चे हैं तो कहते हैं प्रोटीन दीजिए, तो इसलिए एमिनो एसिड की आवश्यकता है, ये उन्होंने बताया। अब ये उनका एक था कि ये ऊपर वाला जो पढ़ा हुआ है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि वैज्ञानिक गणना अनुसार प्रत्येक 15 दिन में कितना होती है, ये उनका एक सिस्टम है। अब अंत में देखिए, यहां से पढ़िए नीचे से दूसरी लाइन, प्रोटीन अणु में नाइट्रोजन का 16% भाग होता है और कोशीय प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत 16.5 नाइट्रोजन उत्सर्जित होती है। अब ये हमको कैलकुलेशन यहां से शुरू करना है कि जो प्रोटीन है जब वो टूटती है तो कहां बनती है, क्या बनती है, वो नाइट्रोजन, वो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म हुई, टूटी, ब्रेक हुई, तो वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुई। जब नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुई तो हाइड्रोजन जो हमारे शरीर के अंदर है उसने उसको बना दिया अमोनिया। अमोनिया का NH3 होता है, ठीक, अमोनिया में NH3 होता है, तो हाइड्रोजन में H होता है, नाइट्रोजन में N होता है, तो NH3 बन गया अमोनिया। अब अमोनिया जो है, अब कैसे होता, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर है, हर मेटाबॉलिज्म में हमारे निकल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलकर के यूरिया बना देती है। तो यूरिया का फार्मूला भी इसी तरह मिलता होगा कि वो यूरिया भी वो यूरिया का है, देखिए CH4N2O, ये यूरिया का फार्मूला है, यानी NHC सब है, तो जहां C भी आ गया CO2, तो ये बन के यूरिया बन जाती है। तो अब प्रोसेस क्यों है, ये ऐसा क्यों प्रोसेस करते हैं कि अगर ये नाइट्रोजन हमारे शरीर में है और उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है तो वैसे तो सर, वैसे तो नाइट्रोजन को परमिशन नहीं है बॉडी में जाने की, फिर ये पहुंचता कैसे है? नहीं पहुंचा नहीं है, बनता है अंदर से, ये शरीर के अंदर क्रिया बता रहे हैं ना। अच्छा, बनता है, सॉरी मुझे लगा आपके शरीर के अंदर, बाहर से नहीं आ पाया, लेकिन अंदर में शरीर में जो बन रहा है उसके प्रोसेस बता रहे हैं कि नाइट्रोजन हमारे शरीर में होता कैसे। तो नाइट्रोजन बना तो उसको तुरंत हाइड्रोजन के साथ अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। अमोनिया गैस जला सकती है, बहुत खराब गैस होती है, ये बर्न कर सकती है, कई चीजों को डैमेज कर सकती है, इसलिए इसको तुरंत जो है लीवर क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट करना चाहेगा। यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब कन्वर्ट होते हैं। वही इसी प्रोसेस कहा गया कि शरीर लीवर में ये सब कितना काम करता रहता है। यूरिया के अलावा नाइट्रोजन, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन के रूप में उत्सर्जित की जाती है। नाइट्रोजन को यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन के रूप में इसको बाहर निकाल देते हैं। तो तीन चीजें, यूरिया, ये नाइट्रोजन जो है लीवर ही बनाता है, वो क्या करता है, यूरिक एसिड बनाता है, यूरिया बनाता है, क्रिएटिनिन बनाता है। तो ये क्या करते हैं, जल में घुलनशील होने के कारण इसको यूरिन से निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए 90% भाग यूरिन में और शेष 10% भाग मल में उत्सर्ज हो जाता है। अब
एम्यूनो एसिड का ऑक्सीडेटिव डिफिनेशन जो बोलते हैं, सामान्यतः लीवर में अधिकतम, सबसे अधिक लीवर काम करता है और कुछ आंशिक रूप किडनी करती है। ठीक, इसके अलावा पाचन तंत्र में देखिए, जब प्रोटीन अणु को भी ब्रेक होना है, तो जब वहां पर डाइजेस्टिव जूसेस तोड़ देते हैं इसको, तो वहां भी अमोनिया पैदा होती है। अब ये सब अमोनिया रक्त द्वारा लीवर में, क्यों लीवर में, कहते हैं भैया वही सब इसको ठीक कर सकता है, तो सब उसको लीवर में पहुंचा देते हैं कि लीवर ही ठीक करता है। इसीलिए लीवर जो है हमारा सबसे अधिक काम करता है। और ये कितना काम करना है, रक्त में अमोनिया जल व वसा में, अब रक्त में अमोनिया देखिए, जल व वसा में घुलनशील होकर ट्रांसपोर्ट नहीं होती है। ठीक है, पहले घुलनशील होगी, इसलिए अगर ये अमोनिया जिंदा रह गई, यानी उसी रूप में रह गई, तो क्या होगी, ये पूरे सेल में घूमने लगेगी, पूरे रक्त में सब जगह घूमेगी। जैसे कोई बदमाश, आपको देखा नहीं था, आप फिल्मों में देखिए कि शोले में पूरे गांव में घूम रहा था, वो कह रहा था भाई गब्बर आ गया, तो सब सारे मुर्दा छाप गए थे। वैसे ही ऐसे ये घूमने लगेगी, तो सारे लोग जो है अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको अमोनिया को तुरंत कन्वर्ट करना है यूरिक एसिड में, ये लीवर करता है। तो ये करेगा तब जो है, नहीं तो ये सारे उनको जला के रख देगी। देखिए नर्व टिश्यू कहाँ है, ब्रेन में, उनको भी। तो रक्त अमोनिया का ये स्तर है, वो तो खैर आप लोग पढ़ लीजिएगा। अमोनिया का प्रभाव क्या है, फ्लैपिंग ट्रेमर, मतलब आपको हाथों में जो है जर्किंग आ जाएगी, ऐसे बिना, मतलब इरेगुलर होगी, रेगुलर नहीं होगी। स्टरिंग स्पीच में प्रॉब्लम आ जाएगी। ब्लरिंग विजन में धूमिल दृष्टि हो जाएगी, कोमा में जा सकते हैं। अब अमोनिया टॉक्सिटी, उड़नशील गैस है, तो भाई नेचुरली गैस के रूप में है, तो अधिक हानिकारक है। इसलिए अमोनिया को तुरंत यूरिया में कन्वर्ट करना होता है। यूरिया जल में घुलनशील है, अतः यूरिन से निकल जाती है। एक स्तर तक यूरिया शरीर में उपयोगी भी है, क्योंकि यूरिया कहाँ करती है, ये हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको ऑस्मोलिटी, मतलब उसकी कुछ कंसंट्रेशन होना चाहिए ना, उसकी गति एक निश्चित गति है, उस गति से उसको बढ़ना चाहिए, इसलिए कोशिका तरल में करती है। तो ये उसका है, सभी का मान दिया हुआ है। तो इसी को ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कहते हैं। तो कि मतलब ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो क्या है, वो उसी को बोलते हैं कि 5 से 25 मिलीग्राम पर 100 ml रक्त होना चाहिए। तो कहते हैं कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मान तरल शरीर के तरलों की ऑस्मोलिटी बनाए रखने में, मेंटेनेंस में महत्वपूर्ण है। मतलब कुछ आवश्यक भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल, लेकिन अधिक हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब ये दूसरा पॉइंट पढ़िए, प्राथमिक रूप से वो कह रहे हैं कि बन टेस्ट, ये बन माने ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये टेस्ट क्रिएटिनिन रक्तमान के साथ, ये क्रिएटिनिन हम लोग कहते हैं ना, आप किडनी के जब टेस्ट कराते हैं तो उसमें ये मान होता है 0.8, 0.2 से लेकर 0.8 तक होता है। तो क्रिएटिनिन मान रक्तमान के साथ करवाना चाहिए टू अवेल किडनी फंक्शन अंडर द वाइड रेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस एंड टू मॉनिटर पेशेंट्स विद एक्यूट और क्रोनिक किडनी डिसफंक्शन और फेल्यूर। तो ये परीक्षण इसलिए करना चाहिए ताकि किडनी की फंक्शन देख ले, किडनी निकाल पा रही, कितना नहीं पा रही है, और हमारा जो है ये लीवर उसको ठीक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये परीक्षण बेसिक मेटाबॉलिक पैनल BMP टेस्ट होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये सब आते हैं उसमें कि व्हाट इज BMP, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल के साथ हम लोग करना चाहिए। तो रक्त में बन का सामान्य स्तर ये है, 80-60 वर्ष के ऊपर इतना है, बच्चों का थोड़ा सा वो होता है। अब बन का और क्रिएटिनिन रेशियो, सामान्यतः ये बन का और 10:1 और 20:1 ये होता है। मतलब अगर 10 बन है तो क्रिएटिनिन जो है 1 होना चाहिए। अगर ये अनुपात बढ़ गया तो ये माने कि किडनी में रक्त प्रवाह सामान्य से कम है, यानी किडनी में जो रक्त प्रवाह हो रहा है वो कम है, किडनी में रक्त उतना नहीं जा पा रहा, तो उसके कारण ये क्या होगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर। भाई रक्त ब्लड नहीं, उसको हार्ट ब्लड को उतना नहीं कर पा रहा, तो कार्डियक फेल्यूर, डिहाइड्रेशन हो सकता है,
भोजन में प्रोटीन की खूब अधिक मात्रा ले रहे हैं तो वो नहीं कर पा रहा उतना रेशियो, बढ़ा दिया उसने। भोजन तंत्र में रक्त प्रवाह, इसका घटा अनुपात क्या होगा कि लीवर फंक्शन नहीं कर रहा है। अगर घट जाएगा इसका मतलब लीवर जो है ठीक से काम नहीं कर पा रहा। तो ब्लड का रक्तमान बढ़ना उन रोगों में होता है जिसमें किडनी की कार्य करने की क्षमता असंतुलित होती है, मतलब किडनी काम ना करेगी तो बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे सीसीएफ, शॉक, स्ट्रेस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सीवियर बर्न, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो, डिहाइड्रेशन, ये सब। और बन का रक्त सामान्य से घटना, कहते हैं कि ये बहुत नॉर्मल कंसर्न का नहीं है, अगर घटे तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहते हैं कुछ चीजों में बहुत वो है कि माल न्यूट्रिशन हो, ओवर हाइड्रेशन हो, मतलब खूब पानी पी रहे हो तो, और उसमें प्रेगनेंसी में इसका मान घटा बढ़ा मिल सकता है। तो व्हेन टू रिकमेंड वो उसमें आया हुआ है कि कब रिकमेंड करें, जब किडनी रोग का शक हो कि किडनी कोई प्रॉब्लम कर रही है तब, और या कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर हो, डायबिटीज हो, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो, शॉक हो, स्ट्रेस हो तो इनको, और किडनी रोग हो तो टू मॉनिटर इफेक्टिवनेस ऑफ डायलिसिस। तो ये वाला आपका जो है, इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, वही बोथ आईएफ, एक ही फार्मूला जो भी दिखाए थे, बोथ आईएफ 012 स्पाइरल, रामबाण, ये आप लोग पढ़िएगा। सी रिएक्टिव प्रोटीन, देखिए ये पढ़िए, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी, ये भी एक आता है, वो है। तो इसमें क्या है, ये एक्यूट फेज प्रोटीन, ये एक उसका वो है। अब ये टेक्निकल शब्द ऐसा है जो मेडिकल टर्म है, हम लोग बहुत अधिक ऐसा नहीं है कि बहुत मालूम है। इस वर्ग में वे सभी मिस्टीरियस तत्व जो किन्हीं संक्रमण के दौरान उत्पन्न हो जाते हैं वो शामिल है। कोई भी, जब आपको कोई अटैक किया तो बैक्टीरिया आया, वायरस आया, उसने कुछ तो डैमेज किया ही। अगर उसका जो उसके तत्व हैं वो भी आपने, हमारे मैक्रोफेजेस ने खा लिए, तो कोई उसमें ऐसा तत्व हो सकता है जो खराब हो, जो हमारे लिए उपयोगी ना हो, तो वो भी तो रह गया वहीं पर। तो कहाँ तो हट पाएगा, तो हट नहीं जाता, वो शरीर में रहता है, उसको भले हम लोग किसी रूप में यूज करें लेकिन कुछ रह जाता है। तो इन्हीं तत्व, वही अनुपयोगी तत्व शामिल हैं, और इनका रक्त में जो स्तर घटेगा बढ़ेगा, वो उसको कितना सीवियर है ये इसको मदद करेगा। तो जैसे कह देंगे डी डाइमर प्रोटीन, ये सब निगेटिव वाले हैं, सब बदमाश वाले। डी डाइमर प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटी काइमोट्रिप्सिन, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन, सीआरपी। अब सीआरपी जो है ये टेस्ट होता है स्पेशली, तो उसमें क्या होता है, डायबिटीज में, हाइपरटेंशन में, कार्डियोवास्कुलर रोग में ये सीआरपी बढ़ जाता है। सीआरपी एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो किन्हीं संक्रमण के दौरान लीवर और एडिपोसाइट्स में निर्मित की जाती है। एडिपोसाइट्स, तो व्हाई टू एसेस, क्यों एसेस करें, टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड टू मॉनिटर रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट ऑफ अबव मेंशन्ड डिजीज। कोई डिजीज हुई है तो वो दवा जो दे रहे हैं वो उसका कितना फायदेमंद है इसके लिए। When to assess on suspicion that a person might be suffering from an inflammatory disorder, arthritis, autoimmune disorders, inflammatory bowel disease, and after surgery to exclude an infection, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, उसमें इसको सीआरपी को टेस्ट कराना चाहिए। इस प्रोटीन की विशेषता क्या है कि इसकी उपस्थिति सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन हम जानते हैं, शरीर में जो हमारा सिस्टमिक जो शरीर में सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन का द्योतक है। उसमें सामान्य कार्डियोलॉजी डायग्नोस्टिक टेस्ट में रक्तमान अगर 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होगा तो रोग होने का खतरा कम है, अगर 3 मिलीग्राम है तो रोग होने का खतरा अधिक है। अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना हम लोग सुना, एंजाइना माने हार्ट का वो, तो उसमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन में कॉर्नरी इस्कीमिया हो जाता है, कॉर्नरी सिकुड़ जाती है। तो जब अतः इसका रक्त अधिक रक्तमान रोगी की जिंदगी छोटी होने का द्योतक माना जाता है। वर्तमान में यही परीक्षण HS
CRP SA के रूप में अधिक सेंसिटिव माना जा रहा है। तो इसका जो है हम लोगों की इस किताब में हिपोक्रेट्स 2 में पेज नंबर 36 में दिया हुआ है CRP का कि ट्रीटमेंट क्या है, कि बोथ IF ऑल LHM, पेज नंबर था नोट कर लीजिए आप, ये हिपोक्रेट्स 2 है, उसका पेज नंबर 36 में है, बोथ IF ऑल LHM। अब हम लोग पढ़े थे अभी रामबाण 4, 5 सीडेट 3, 6 टोन, उससे अधिक स्ट्रॉन्ग डोज अगर देना हो तो हम लोग देते हैं 1, 4, 5 सीडेट 3, 6, 8 टोन। अब देखिए इसमें क्या हम लोगों ने किया, अब देखिए इसको इसी तरह बता दें, 4, 5 सीडेट 3, 6 टोन। आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, कुछ नहीं हमने किया, हमने कहा था बैलेंसिंग का सिद्धांत। तो हमने क्या किया, बैलेंसिंग में क्या किया, एक 0,9 हम लोग देखा पढ़ा ना, 0,9, तो 0 किधर है शुरुआत में, 9 किधर है लास्ट में। तो आप उसी तरह पढ़िए कि कोई चीज हो तो, अब हम बना नहीं पा रहे, नहीं तो मैं बनाता, अगर मैं बना दूं अंडरलाइन, तो हाईलाइट करना हो तो मैं हाईलाइट ऐसे करूंगा। तो मान लीजिए यहां हमने 0 रखा ये इसमें, और यहां हमने रखा 9, तो 0, 9 ये हुआ, तो हमारा 4 कहीं यहां पर आएगा, यहां कहीं आएगा 4, नहीं आएगा, यहां पे 4 आएगा। तो अगर 1 और ये वाला हमारा करना हो, नहीं बन नहीं पा रहा वो एक लकीर बननी चाहिए। चलिए देखिए ये 0,9 हो गया। अगर यहां पर हमारा 1 होगा तो 1 और 8, बैलेंसिंग सिद्धांत देखिए, 1, 8, यहां होगा 2 तो इधर हो जाएगा 7, इधर होगा 3 तो यहां हो जाएगा 6, यहां होगा 4 तो यहां हो जाएगा 5। क्लियर, ये समझ में आ रहा है जी? आया कि नहीं? जी टोटल 9 हो जाएगा, हाँ? टोटल 9 हो जाएगा। हाँ, नहीं, हाँ ये एग्जैक्टली, तो यानी बैलेंसिंग के सिद्धांत के रूप में हम लोग, आप देखिएगा जब इस दृष्टि से देखिए आप प्रोटोकॉल को, तो यहाँ क्या किया, 4, 5 सीडेट 3, 6 टोन था हमारा, 4, 5 एक तरफ 3, 6, इधर हमने क्या किया 1, 4, 5 सीडेट 3, 6 टोन, तो वहां क्या कर दिया, वहां 8 बढ़ा दिया, यहाँ 1 बढ़ा दिया, हो गया ना। तो ये उससे बेटर प्रोटोकॉल हो गया, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं। फिर राइट थंब ऑल एलवीएम इन्फेक्शन का पॉइंट है, हम लोग जानते हैं 0 to 9 सीडेट, ठीक है, राइट और लेफ्ट दोनों हम लोग यूज करते हैं ना। राइट थंब ऑल एलवीएम 0 to 9 सीडेट हमारा इन्फेक्शन का है कि नहीं, शरीर में इन्फेक्शन कोई हो तो हम लोग यूज करते हैं। फिर हम लोग एक और लेते हैं ESR का ट्रीटमेंट हम लोग कल बताए थे, लेफ्ट रिंग फिंगर, और किसके बगल में जाना चाहिए, LHM में 5, 6 बस 5, 6 LHM, 5, 6 LHM। और हम लोगों ने कहा था कि 3, 6 सीडेट 2, 4 टोन, क्यों कहा था, क्योंकि हमने कहा था कि ESR में क्या होता है, नीचे गिरते हैं तो उनको क्या है, उनको अधिक मूवमेंट देना है, उछाल देना है, सो दैट कि सेल हमारे नीचे ना आने पाए, क्योंकि वो सेल नीचे चले जाएंगे तभी ऊपर वाला बढ़ जाएगा ESR का मान। तो इस जल की मात्रा, जल जो ऊपर वाला जल है ये बैठ गए हैं, इस बैठने के लिए मूवमेंट बढ़ा दिया जाए, तो 2, 4 हम लोगों ने इसको कर दिया टोन, और 3, 6 को सीडेट कर दिया, ये हम लोगों ने वहां थ्योरी लगाया। तो ये ESR का हुआ। तो 3 ट्रीटमेंट इसके लिए आवश्यक होंगे।
ठीक है, आगे चले। जी। ये इसका हो गया। अब ग्लूकोज स्तर आगे आएगा। तो हम लोग पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट 50% हम लोग मानते हैं ना इसको। अब ये वही चीज है कि अगर पाचन तंत्र में कैटाबॉलिज्म के वो अधिकांशतः ग्लूकोज के अणु मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं और ये रक्त के माध्यम से कहाँ जाता है? लीवर में और पेशियों में जाता है। मानव शरीर में समस्त ऊतकों, हृदय को छोड़ देके, ये भी नोट कर लीजिए, हृदय में 80% ऊर्जा वसा से आती है, प्रोटीन से नहीं आती, ये इसमें लिखा हुआ है। तो ग्लूकोज ऊर्जा उत्पादन का तत्व है। तो जो मसल्स में चला जाता है वो तो वहां संग्रहित हो जाता है, ठीक है, बन जाता है, तो वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित संग्रह हो जाता है, वहां हो गया। तो ये केवल मसल्स में यूज होता है नॉर्मली। लेकिन जो लीवर में संग्रहित होता है, लीवर क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और जब जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट करके शरीर को दे देता है। तो ये जो है, अगर ग्लूकोज नहीं पहुंच पाए, ग्लूकोज क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि मान लीजिए ग्लूकोज को जाना है सेल के अंदर, तो जो उसके छेद है, जो उसके द्वार है, वो द्वार इसके ग्लूकोज के अणु कंपैरेटिवली बड़े होने के कारण उन द्वार से जा नहीं पाते हैं। तो एक उसको तत्व की आवश्यकता पड़ती है, इंसुलिन की। तो इंसुलिन बनाता है कौन? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज अगर इंसुलिन बनाता है और पैंक्रियाज किन्हीं कारणों से नहीं बना पाता तो ये सेल के अंदर जा नहीं पाते, तो बार बार आदमी को भूख लगती है, उसको लगता है भूखी है, सेल अंदर भूखी, क्योंकि वो एनर्जी बना नहीं पाती हैं और उनको ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज चाहिए, याद रखिए, ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इनके माध्यम से वो बनाता है कौन सा, क्या बनाता है? दो चीजें बनाता है, बताइए कोई और बताइए, तिवारी जी और बताइए, और वो बताएं। सुधा मैडम नहीं है, चलिए एनीवे। तो ये बनाता है, एटीपी अणु बनाता है, एटीपी अणु बनाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है हमको और जल मिलता है, तीन चीजें मिलती हैं। अब एटीपी बना दिया, तो इसको जो सिस्टम को कहते हैं, ये कौन सा एक कोई चक्र कहलाता है? ये सर क्रेब चक्र, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल बोलता है। तो ये क्रेब साइकिल कहलाता है। एटीपी अणु है जो हमारे ऊर्जा के, इनको करेंसी कहा जाता है। तो ये एनर्जी की करेंसी है, वही एटीपी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए उसको नहीं मिला सेल को, तो क्या होगा? वो भोजन के लिए चिल्लाएगा कि हमको भोजन नहीं मिल रहा। ये ब्रेन में मैसेज जाएगा, ब्रेन पे कहेगा कि और खाना खाओ, तो खाना खाने शुरू हो गया, खाना खाना शुरू हो गया, फिर वही ग्लूकोज बना। ग्लूकोज तो बना, लेकिन अल्टीमेटली वो जाएगा कैसे? सेल के अंदर जा ही नहीं रहा, तो बाहर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। अब ये बढ़ रही है तो ग्लूकोज, हमने अभी पढ़ा था उसमें, डॉक्टर वाल के उसमें, कि कोई भी इवन जल भी, कोई भी जब जल की मात्रा या किसी की मात्रा अधिक हो जाती है तो सेल का काम करना दूभर हो जाता है। तो पहले प्रोटीन, पहले ये कार्बोहाइड्रेट खर्च होता है, ग्लूकोज। अगर ये नहीं हुआ तो जो वसा है, फैट है, वो ईंधन के रूप में उपयोग होगा। और अब ये भी तो उससे क्या होगा? कीटोनुरिया हो जाएगी, कीटोन के अणु बनने लगेंगे जो नुकसान देंगे। तो ये होगा। अगर ये नहीं हुआ तो फिर, अगर ये भी खत्म हो गया तो फिर प्रोटीन खर्च होगी। तो प्रोटीन खर्च होगी तो यानी आपकी हड्डियां गलने लगेंगी, आपकी सारी चीजें गलने लगेंगी, ठीक है। तो इसलिए यही डायबिटीज मेलाइटिस, इसीलिए उसको बहुत खराब माना जाता है कि ये सब सारी चीजें उसका शुरुआत है, बीमारी नहीं है, बीमारियों की शुरुआत है तमाम होने। लीवर का वही बता रहे हैं, स्वस्थ शरीर में कितना होता है, अस्थि पेशी मसल में कितना मसल को क्यों ग्लाइकोजन की आवश्यकता है? ना एक सामान्य, तो सोचिए मसल को क्यों आवश्यकता है? सर वहां भी तो एनर्जी चेन रिएक्शन होता है। हाँ, वहां तो अधिक होता होता है, वहां तो अधिक होता है। वहां तो आपने अचानक दौड़ना शुरू कर दिया,
अभी भाई आप टहलने गए, अब अचानक आपको मूड आ गया, आप दौड़ने लगे, इसके लिए तो कोई बाहर तो बताएगा नहीं, अब दौड़ने लगे। अब अगर उसके अंदर नहीं, अब उसको तुरंत चाहिए, अब उसको ग्लूकोज चाहिए, एटीपी चाहिए, कुछ चाहिए। अब मालूम हुआ जब वो लीवर से कहने लगे भैया निकाल के हमको दो, तब तक देर हो चुकी, तब तक वो आप दौड़ना तेजी से, तो उसको कहता है भैया वहां सुरक्षित रखो। तो वहां जो सुरक्षा है वो इसलिए है कि आप दौड़ने लगे, अचानक आपने देखा कोई सांड ने आपको पीछा करने दौड़ेंगे नहीं क्या, कुत्ता पीछा करना शुरू कर दिया। ये सब चीजें जो बना के रखी गई है, इसीलिए अस्थपेजिक ग्लाइकोजन देखिए सबसे अधिक है 245। क्लियर? तो ये हुआ, तो यही कह रहे हैं अगर ये नहीं हुआ तो अगर बाहर बढ़ गए तो हाइपोग्लाइसीमिया कब होगा, जब आपका कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अगर और हाइपर माने जब आपका बढ़ जाएगा तो हाइपर हो जाएगा। तो रोग मानव में दीमक की बात कर रहता है। अब क्या होता है, अगर ये इंसुलिन के भाव में ईसीएफ माने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मौजूद ग्लूकोज कोशिका में प्रवेश नहीं कर पाता, तो दो नुकसान है, कोशिका में मौजूद कार्य रुक गए। ईसीएफ में मौजूद ग्लूकोज का स्तर बढ़ने का कोशिकाएं पहले बीमार पड़ गई, काम ही नहीं कर रही, काम करने दे नहीं रहे, बाहर में गुंडे बैठे हुए हैं 4 ग्लूकोज के रूप में। अब वो नहीं होगा, बाद में क्या होगा, डिजेनरेशन, फिर एट्रॉफी बाद फिर डिस्ट्रॉफी, फिर नाइक्रोसिस बाद फिर हमारे पास वो नहीं संगमरमर वाला वो कैल्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये है। तो ये वो कह रहे हैं कि ये इसको वही बता रहे हैं कि रोगी के पैंक्रियास से इंसुलिन का सीक्रेशन सामान्य है, किंतु उक्त इंसुलिन के खिलाफ रोगी का शरीर, देखिए कह रहे हैं डायबिटिक मेलाइटिस की एक अन्य स्थिति भी है। कभी कभी क्या होता है कि पैंक्रियास इंसुलिन हो रही है, लेकिन किन्हीं कारणों से जन्मजात हो, जेनेटिक हो, इंसुलिन के खिलाफ रोगी का शरीर एंटीबॉडी उत्पन्न कर देगा। ये सबसे खराब स्थिति कहलाती है ऑटो इम्यून डिजीज। वो कह रहा है कि वो उसको मान लिया है इंसुलिन, जो इंसुलिन आया उसके खिलाफ शरीर ने माना कि भैया ये तो दुश्मन है हमारा, तो नहीं उसको पहचान रहा, एंटीबॉडी उत्पन्न कर रहा। अब उसको वो तो अब प्रॉब्लम उसकी होगी, ये वो है। तो इनमें बहुत कहा इन्होंने कि डायबिटिक डाइज इफ यू वोंट फॉलो डाई। देखिए डी माने डाइट, आई माने इंसुलिन, ई माने एक्सरसाइज। पसीने पसीने हो जाइए लेकिन दौड़िए, खूब दौड़िए, चलिए खूब। ये तमाम बीमारियां हैं, हम लोग न जाने तो बेटर है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा इसको। अब हम लोग अगर इसका ट्रीटमेंट दें, क्या दें ट्रीटमेंट? अच्छा, रक्त में क्या होगा, अगर रक्त में यदि ग्लूकोज हो जाएगी तो रक्त की विस्कोसिटी बढ़ा देगी। विस्कस माने थोड़ा और अधिक कंसंट्रेट हो जाएगा तो विस्कस हो जाएगा, रक्त प्रवाह कम हो जाएगा, तो वो तमाम ऑस्मोलर कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। तो ऊतक से क्या हुआ, जल रक्त में चला जाए। क्यों? वो एक सिस्टम है हमारे यहाँ, जो हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कंसंट्रेशन कहीं बढ़ा है किसी चीज का, तो वो कंसंट्रेशन जो है वो दूसरी जगह चला जाएगा, क्योंकि उस कंसंट्रेशन को खत्म करने के लिए। तो अगर कभी ये कंसंट्रेशन कहीं हो गया तो जो इसमें ऊतक है, टिश्यू है, उससे रक्त में जल चला जाएगा, वहां पर बढ़ा दे, क्योंकि रक्त में बढ़ा है ना, रक्त में विस्कोसिटी बढ़ गई तो रक्त में कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो यहाँ से जो जल है वो उधर चला जाएगा ताकि जल बराबर हो जाए। ये उसका आप पढ़िएगा फिजिकल, तीन फिजिकल वो है ऑस्मोसिस वाले सिस्टम में 3 है। तो उसमें से एक ये है कि अगर कभी कंसंट्रेशन किसी जो सॉल्वेंट है वो उसका दूसरी जगह कम हुआ तो दूसरी जगह चला जाएगा उसको बराबर करने के लिए। ये सिद्धांत है फिजिक्स का, तो वो उसमें, तो ये उसी में है। अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट क्या करें? अब डायबिटीज में हम लोग देते हैं बोथ आईएफ। क्यों दिया बोथ आईएफ? वही कारण, लीवर किडनी दोनों भूमिका है इसमें। देखिए तो लीवर किडनी, दो किडनी बहुत कंट्रोलर भी है ना, बहुत चीजें निकालती भी है, वो भी
काम करती रहती है। तो किडनी बोथ IF थर्ड स्पायरल। अब इसमें हम लोग जो पहले देते थे, जो नॉर्मल देते हैं वो कि 2-3 टोन फोर्स रेट, उसमें क्या है, कार्य क्षमता बढ़ानी है। वो चाहे लीवर की चाहे किडनी की, इनकी कार्य क्षमता बढ़ानी है कि ये उसकी डायबिटीज का जो, और इवन पैंक्रियाज भी उन सबकी कार्य क्षमता बढ़ानी है। इसलिए हम लोग बोथ IF में दे रहे हैं और 2-3 टोन कर दे रहे हैं, फोर्स रेट का 0 टोन नाइस रेट। कोई इन्फेक्शन है तो उसको कम कर दें, ये हम लोग दे रहे हैं। लेटेस्ट क्या दे रहे हैं, अगर किसी को अनकंट्रोल्ड है, नोट कर लीजिए, अनकंट्रोल्ड यानी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही, बहुत क्रॉनिक हो गया और डायबिटीज खत्म ही नहीं रहे, तो उसको दे रहे हैं हम लोग नर्वस सिस्टम में लेफ्ट MF। लेफ्ट MF का नंबर क्या है, 7 नंबर है। 7 नंबर में हम लोग के पास क्या है, सेरेबेलम है। सेरेबेलम के आसपास हमारे नर्व टिश्यूज है, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। तो 7 नंबर पे लेफ्ट MF यानी, और कौन सा स्पाइरल, 5th स्पाइरल। क्यों 5th स्पाइरल क्यों दे रहे हैं, फिफ्थ स्पाइरल हम लोग दे रहे हैं कि पार्थिव को मानते हो, ठीक है। अपोजिट फ्लो में दे रहे हैं, अपोजिट फ्लो ब्रेन का ट्रीटमेंट कर रहा है। तो ब्रेन के ट्रीटमेंट में हम लोग, ब्रेन का ट्रीटमेंट, वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट हम लोग अपोजिट फ्लो में देते हैं। क्लियर। तो अपोजिट फ्लो, और फिर 10 पॉइंट्स का सिद्धांत है। 10 पॉइंट्स में हम लोग बोलते हैं, इसको सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं। 2, 4, 5, 7, 9 से रेट, 0, 1, 3, 6, 8 टोन। और अगर YNM में देना हो तो हम लोग देते हैं लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, स्प्लीन, 1 टोन, ठीक है। YNM में लीवर, किडनी, स्प्लीन, पैंक्रियाज, 1 टोन। अब प्लाज्मा प्रोटीन पढ़े, आगे चले। अभी तो समय है तिवारी जी, अभी तो पर्याप्त समय है, थोड़ा बहुत देख लें। और जी आज जितना हम लोग कैसे कह देंगे वही हो जाएगा। चल रहे है जी, आज ही करें। खत्म करें, आज जितना खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद छोड़ देंगे, क्योंकि ये 3 दिन हो गया लगातार ना। यस सर। अब देखिए प्लाज्मा प्रोटीन, तो यही वो उसको कहा है कि शरीर, देखिए जो एंजाइम्स है वो अमीनो एसिड में क्या हुआ, अमीनो एसिड में तोड़ दिया उसने प्रोटीन को, फिर क्या हुआ, लीवर में पहुंचा दी गई। लीवर को क्या क्षमता क्या है, लीवर काम क्या है, लीवर क्या करता है, इस अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है जिसमें आवश्यकता उसकी होती है। कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड छोड़िए, उस शायद 8, 9, 10 है, 9, 10 है शायद, वो 10 है ना तिवारी जी, 10 या 10 है अमीनो, वो जो एसेंशियल वाले हैं वो 10 है शायद। तो उनको छोड़ करके शेष को कन्वर्ट कर देता है लीवर, ये लीवर का काम है। तो अब इन अमीनो एसिड को जोड़ करके, और हम लोग कह रहे थे प्रोटीन बड़ा अणु है ना, तो इनको जोड़ करके कोई प्रोटीन का अणु भी बना देता है, ऐसा नहीं है, दोनों क्षमता है उसकी। प्रोटीन बड़ा अणु, उससे बने छोटे छोटे अणु अमीनो एसिड को एक दूसरे से दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने की क्षमता उसके अंदर है। फिर अगर जरूरत समझता है तो 2 अमीनो एसिड को मिला करके वो प्रोटीन भी बना देता है जहां आवश्यकता होती है। अब इसका प्रोटीन का कोई भंडार घर नहीं है, केवल आप माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों ने पढ़ा था वहां सेल में, कि सेल में वो इसको कहीं बनता है, राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम बनाने के बाद इसको दे देता है गोल्गी को, और गोल्गी केवल अधिक नहीं, बहुत टेम्पररी उसको अपने पास रखती है और शरीर को आवश्यकता अनुसार दे देती है लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक, यही तो है, वहां अधिक से नहीं है। अब शरीर में देखिए, नोट कर लीजिए, शरीर में प्रोटीन का कोई भंडार ग्रह नहीं है,
ये इंपॉर्टेंट है। कोई शरीर आप फैट को छोड़ करके और कोई चीज सुरक्षित नहीं रखता है। हम लोग रुपया पैसे को सुरक्षित रखने के लिए कितना जतन करते हैं, यहाँ ये लॉकर वो लॉकर, ये घर वो घर, दुनिया भर का। वहां शरीर बिल्कुल चिंता नहीं करता, कहता हमको जरूरत नहीं, जितनी जरूरत होगी हम फिर ले लेंगे, है ना। तो वहां रक्त प्लाज्मा ही शरीर का प्रोटीन का दर्पण है, क्योंकि रक्त में जो होगा वही है बस। तो रक्त में प्लाज्मा में क्या है, प्रोटीन की मात्रा 6.8 से 8 ग्राम परसेंटेज होती है बस। तो क्या होता है, मेन क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था प्लाज्मा में क्या था, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ये पढ़ा था। ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन, क्योंकि यही गोल्गी एपरेटस ने उसको कन्वर्ट करके दिया है, तो यही वाला है। ग्लाइकोप्रोटीन माने वो ग्लिसरॉल वाला भी है, प्रोटीन भी है, दोनों का मिक्सचर है। और लाइपोप्रोटीन लिपिड है, प्रोटीन है, दोनों का मिश्रण है, ये उसका अर्थ है। ठीक, प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन क्या है, कितना बढ़िया फंक्शन देखिए। कोशिकाओं में दीवार का निर्माण, कोई भी सेल वॉल को बनाना होगा तो यही करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर बनाना, जो क्यों, अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर ना हो तो, ऑस्मोटिक प्रेशर माने वो प्रेशर जो इस तरल, जो अंदर के तरल को और बाहरी तरल के साथ संयोजन रखता है। नहीं तो रक्त आपका है, अगर उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तो रक्त बाहर निकल जाएगा। तो ये आवश्यक होते हैं कि ये रक्त के उस प्रेशर को मेंटेन करते हैं, उस दीवार का उस प्रेशर को, कि रक्त बाहर न जाने पाए। जैसे मान लीजिए कभी आप कोई बहुत अधिक दबाव हो तो क्या होगा, नसें फट जाती हैं। तो वो यही कारण है, क्यों इतना दबाव झेल नहीं पाती, तो वही। तो ये तरल विनिमय फ्लूइड एक्सचेंज के लिए आवश्यक है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने के लिए एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन वगैरह होते हैं, ये भी उनके खास। दूसरा, एमिनो एसिड NH2 क्षारीय एल्कलाइन बेस की भांति, देखिए उसमें चूंकि एमिनो एसिड में NH भी होता है, तो NH2 क्षारीय एल्कलाइन बेस है और COOH ये अम्लीय बेस है। तो इन दोनों के बीच में बफर के लिए हमेशा अवेलेबल है, कि कभी आपका एसिडिक हुआ तो एल्कलाइन बेस दे देगा, और कभी एल्कलाइन हुआ तो एसिडिक बेस दे देगा। तो शरीर को बीच में जो उसकी तरलता है, जो उसका pH लेवल है, उसको बैलेंस करने के लिए काम करते हैं। फिर शरीर के अन्य उपयोगी अनुपयोगी तत्वों को साथ लेकर रक्त में घूमने लगता है, और घूम कर क्या करता है, दो काम करते हैं। ये घुमाने ले गया कि भाई चलो तुमको टहला लाते हैं, बागों में सैर करा लाते हैं, मान वो गिरफ्तार करा दिया उसको, जैसे कभी राजाओं करते थे, चलिए बाहर चलिए, हमको छोड़ने चलिए, और छोड़ने के पहले वहां उन्होंने पद्मिनी के पति को अरेस्ट कर लिया राजा ने। तो बाद में वहां पर वो दो लोग गए थे, जो गोरा बादल, उनकी जो लड़ाई हुई। तो ऐसे ही वो, तो रक्त जमने पर आवश्यक तत्व प्रदान करना, यानी ये सब, यही सब कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए नेचुरली बहुत से आप देखते होंगे, कहीं एंजाइम्स, कैल्शियम, कहीं इन सब की आवश्यकता पड़ती है, तो ये सब जरूरत पड़ते हैं उसमें। शरीर के आवश्यक हार्मोन, अब हार्मोन, सारे हार्मोन और सारे एंजाइम्स इन्हीं से बनते हैं, तो इसलिए प्रोटीन सबसे अधिक रक्त प्लाज्मा प्रोटीन ये काम है। तो ये कह रहा है कि रोग में प्रोटीन की मात्रा जानने के लिए आपको ये देखना प्रोटीन की उपलब्धता है, मतलब प्रोटीन, रोगी के भोजन प्रोटीन ले भी रहा है कि नहीं ले रहा। अगर मान लीजिए कम है तो प्रोटीन ले भी रहा है, कि कहता है कि हम केवल चावल खा रहे हैं, भाई नहीं खा पा रहा, माल न्यूट्रिशन जिसको बोलेंगे। प्रोटीन, पाचन तंत्र में प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, क्या इंडाइजेशन ठीक हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम। अगर पाचन भी हो भी गया तो भी एब्जॉर्ब कर पा रही कि नहीं कर पा रही स्टेप। फिर लीवर ने मान लीजिए क्या किया, प्रोटीन को आपको दे दिया, तो वो बेचारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि लीवर बीमार है। फिर किडनी जो है प्रोटीन को बाहर निकाल दे रही, तो भी तो कम हो जाएगा प्रोटीन। और रोगी के शरीर में प्रोटीन की चोरी, बदमाश आ गए, चोर आ गए, डकैत आ गए, लुच्चे लफंगे आ गए, बोलिए है मैल मैग्नीसी, जो हमारा बाहर का सेल है, ये क्या बढ़ता है, आया और एक है, उसने बना अपना ही शरीर का ही है, शरीर का कोई है जो गुंडा हो गया, समाज का कोई आदमी जैसे बिगड़ गया,
वो बन गया, उसने अपना कॉलोनी बना लिया। तो कॉलोनी बना के क्या करते हैं ये लोग, मेलिग्नेंसी में होता क्या है, कॉलोनी बना लिया, जो आपके भोजन की आपूर्ति जहां जा रही है उसको बीच में इन्होंने उसको रोक लिया और रोक लेकर रसद की आपूर्ति खुद करने लगे, मतलब अपने खाने पीने के लिए करने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि मेलिग्नेंसी में आपको ग्लूकोज का सेवन कम कर दीजिए, क्योंकि ग्लूकोज नहीं पाएंगे तो ये साले हजारों की संख्या में है, हमारा तो वहां 40 सेल होंगे, ये लाखों की संख्या में इकट्ठे एक जगह होंगे, इनको भोजन की आवश्यकता अधिक है उस समय, तो ये मर जाएंगे जल्दी। इसलिए ये एक नया से रिसर्च जो आया है जिस पर उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है कि अगर व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, तो यही है कि ग्लूकोज ही नहीं मिलेगा उनको। तो व्रत उपवास का यही कंसेप्ट था जो बोल। तो ये प्लाज्मा में प्रोटीन का आपका, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को उन्होंने कहा पूरा ग्लोबुलिन है, अल्फा है, सब कुछ है पाता। अब ये बता रहे हैं कि ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस, नेफ्रोसिस माने नेचुरली नेफ्रॉन में, और ग्लोमेरुलस में कहीं प्रॉब्लम आ गई नेफ्रॉन में, तो वो उसकी वजह से अगर होगा तो एल्ब्यूमिन घट जाएगा, अल्फा 2 और ग्लोबुलिन ये बढ़े रहेंगे, और गामा जो है ग्लोबुलिन वो भी घट जाएगा। तो ये क्रॉनिक लीवर डिजीज में गामा ग्लोबुलिन बढ़ा रहेगा, एल्ब्यूमिन घट जाएगा। मधुमेह में, डायबिटिक मेलाइटिस में क्या होगा, अल्फा 2 जो है ये और ग्लोबुलिन ये दोनों बढ़ जाएंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होगा, गामा ग्लोबुलिन बढ़ा रहेगा, अल्फा 2 ग्लोबुलिन बढ़ जाएगा। लिम्फेटिक ल्यूकेमिया में क्या होगा, जो लिम्फ नोड की होगी तो उसमें गामा ग्लोबुलिन जो है कभी घटे कभी बढ़ेगा, दोनों स्थिति है। मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया में, मोनोसाइटिक माने मतलब उसमें सेल में कम होता होगा, तो ल्यूकेमिया, मोनोसाइटिक माने कम, सिंगल वाला साइटिक, मोनोसाइटिक। अब ये ल्यूकेमिया का कोई वो होगा, गामा ग्लोबुलिन दोनों बढ़ा रहेगा। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस में क्या होगा, गामा ग्लोबुलिन बढ़ा होगा, अल्फा और अल्फा 1 और अल्फा 2 और ग्लोबुलिन ये सब घट जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि सभी प्रकार की प्रोटीन गामा ग्लोबुलिन को छोड़कर, कि गामा ग्लोबुलिन कहाँ होती है, यहाँ पर नहीं होती है, वो तो होती है लिम्फ नोड वगैरह में होती है, तो ये संशोधन लीवर में होती है। तो लीवर में रोगी है तो मात्रा प्रोटीन की घट जाएगी, किंतु गामा ग्लोबुलिन जो लिम्फ नोड द्वारा संश्लेषित होती है उसका प्लाज्मा स्तर सामान्य होगा, ये उनका बताया गया है। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के मध्य 3:1 का अनुपात होता है। यही अनुपात लीवर के क्रोनिक रोगों में उलट जाता है, जहां एल्ब्यूमिन अधिक होना चाहिए और ग्लोबुलिन कम होना चाहिए, मैंने ग्लोबुलिन एल्ब्यूमिन 3 और ग्लोबुलिन 1 होना चाहिए, ये अनुपात लीवर रोगों में बढ़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। प्रोटीन फाइब्रोजन कार्य रक्त जमने में है, तो अगर रक्त प्रवाह नहीं रुक रहा है तो हमको लीवर पर ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष क्या है, रक्त में प्रोटीन स्तर ज्ञात करना किसी रोग विशेष का निदान नहीं है, लेकिन इसकी कमी होने पर भविष्य में घटने वाली दुर्घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है, ये उन्होंने। फिर लेफ्ट रिपीट, लिपिड थोड़ा सा पढ़ा दें बस खत्म हो जाएगा। ये हाँ, अब देखिए, मानव संतुलित भोजन है हमारा, प्रोटीन 15%, कार्बोहाइड्रेट 50%, वसा 35%, ठीक। अब प्रोटीन की बात, वसा भी शरीर का अभिन्न तत्व है, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा 3 चीजें हैं। तो प्रोटीन के साथ वसा भी कोशिका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने में 50% हिस्सा लेती है। तो हम लोग ये जो कहते नहीं कि तेल घी बिल्कुल खाइए, उनके लिए संदेश है कि ना उसको भी खाइए। 50% न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने में, 50% न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां बनाने में। इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन, कॉर्टिकॉइड हार्मोन है और सेक्स हार्मोन है, तो ये वसा से बनते हैं। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से शरीर की कोशिकाएं आवश्यकता अनुसार वसा कर लेती किसी प्रोटीन से, लेकिन फिर भी भोजन में आवश्यक फैटी एसिड्स लेना आवश्यक है। तो हमको फैटी एसिड भी लेना चाहिए, जो डॉक्टर बहुत बीच बोलते थे नहीं लेना चाहिए,
उनके लिए संदेश है ये। लाइपोप्रोटीन देखिए कहता हूं, कोलेस्ट्रॉल 180 मिलीग्राम, फास्फोलिपिड 160, ट्राइग्लिसराइड 160, प्रोटीन 200। अब ये उनका परसेंटेज बताया हुआ है कि प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन में परसेंटेज कॉन्स्टेंट जो होंगे ये होंगे, तो प्रोटीन कितना होगा, फ्री कितना होगा, ये बता रहे हैं उनका, ये पूरा चार्ट है, ठीक है। उपरोक्त दिए हुए रूपों में वसा परिवार के सदस्य रक्त में घूमते रहते हैं। ये जो है, ये जो इसको फैमिली कह दिया गया उन्होंने, तो जो फैमिली है उनकी फैट फैमिली, वो घूमते रहते हैं इन रूपों में। VLDL का संश्लेषण लीवर में होता है। देखिए VLDL हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये खराब माना जाता है ना। VLDL की कैटाबोलिज्म से HDL और इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बनते हैं। इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन डिग्रेडेड फ्रॉम LDL। LDL का अब LDL क्या है? वो रूप है जिसे निम्न कोशिकाएं कैटाबोलाइज करके एक्सक्रीट कर लेती हैं। हिपैटिक सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट्स और धमनी के स्मूथ मसल सेल। शरीर में वसा दोस्त भी है, किंतु इसका रक्त घटना बढ़ना दोनों दुश्मनी निभाते हैं। फ्रेंड और फो दोनों है। लाइपोप्रोटीन सदस्यों में कोलेस्ट्रॉल और लाइपोप्रोटीन के प्रकार में लो डेंसिटी ही सामान्य से अधिक होने से हृदय धमनियों को नुकसान पहुंचाता है। जो LDL है, अगर वो बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो हृदय और धमनियों को नुकसान पहुंचाते हैं। हाई डेंसिटी HDL शरीर को लाभ पहुंचाता है। यदि LDL को पकड़कर लीवर में, यह क्या करता है, LDL को पकड़ लेता है और लीवर में कैटाबोलिज्म हेतु पहुंचाता है, इसलिए HDL दोस्त माना जाता है। LDL में के कंपोजिशन में कोलेस्ट्रॉल ईस्टर की मात्रा अधिक है और कोलेस्ट्रॉल अपने इसी रूप में धमनी के लिए हानिकारक है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल LDL के लिए ये वो क्या होता है, एर्थ्रोस्क्लेरोसिस उत्पन्न कर देता है, धमनी काठिन्य जिसको बोलते हैं। अब क्या है, रक्त लिपिड निम्न रोगों के रोग की गहराई का अनुमान देता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेलाइटस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, मिक्सोडीमा, एंजाइना, कोरोनरी हार्ट डिजीज और निम्न रोगों में मान घट जाता है कोलेस्ट्रॉल। कहाँ? जहाँ माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, पर्नीशियस एनीमिया, हिमोलिटिक जॉन्डिस, थायरोटॉक्सिकोसिस, मसल वेस्टिंग डिजीज। तो कह रहे हैं कि कोरिलेट करके सीरम कोलेस्ट्रॉल का सतह सामान्य से अधिक मान होना रोगी में प्राइम रिस्क फैक्टर माना जाता है। अगर बढ़ रहा है, सामान्य से अधिक मान होना, रोगी कोरोनरी हार्ट डिजीज की संभावना बढ़ जाती है। VLDL का अधिक मान होना, LDL का सामान्य मान कोरोनरी हार्ट डिजीज होने का हो सकता है, ठीक है। LDL का मान बढ़ना, VLDL का सामान्य रहना, कोरोनरी, देखो तो कोरोनरी हार्ट डिजीज के दो लिए हैं, तो ये इसमें एर्थ्रोमा प्लेक्स का बनना और छोटी आर्टरीज में फंसना, ये थ्रोम्बोसिस की घटना होती है। तो इसलिए LDL और VLDL को कम होना चाहिए और HDL को अधिक होना चाहिए। तो ये उन्होंने उस रूप में, हम लोग करना क्या है, मान लीजिए हम लोगों को अगर आ गया तो क्या हम लोग करेंगे, कोलेस्ट्रॉल क्या हुआ, पार्थिव से तत्व है, कहाँ काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है। तो लीवर के लिए क्या हुआ, फिंगर नंबर 3। और ये कोलेस्ट्रॉल तो मोटी चीज है, कोई पार्थिव चीज है, तो कौन सा स्पाइरल, 5th। बस खत्म हो गया। और वही रामबाण। ठीक है, अब आपके पास जो बचा वो एक, ये आपका रक्त जो ब्लड एंजाइम लेवल है, ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो है अब 8 बजने वाला है, अब इससे अधिक जो है वो नहीं है। और हम लोग फिर अगली बार जो है दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए ये इसकी जो है हम लोगों को रीडिंग करनी थी, हम लोग रीडिंग किया ना,
हम लोगों को इसकी रीडिंग करनी है। अनिता जैन मैडम ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका स्वागत है। संजय कुमार जी छोड़ दिया है, उनका भी स्वागत है। अरुणा गुप्ता ज्वाइन कर सकती हैं, उनका स्वागत है। सुधा सिंह मैडम ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। तो हम लोग क्यों पढ़ रहे थे इसको? हम लोग इसलिए पढ़ रहे थे कि ये एक तो बुक ये है, मैं सबको अवगत करा दूं, ये बुक सामान्यता है, बस क्लास में जो जितना कोई अगर पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, नहीं पढ़ा दिया तो ये भूल जाते हैं कि कोई वो है। उसी तरह सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर 3 में 2 किताब और हैं जिन पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। एक हमारी है सिंगल पॉइंट 2 और एक है सिंगल पॉइंट 3। तो सेमेस्टर 2 के लिए सिंगल पॉइंट खिमका सर की लिखी हुई सिंगल पॉइंट वो है 1 पॉइंट ट्रीटमेंट। तो वो हमने निरंजन जी से कहा है कि वो उसका एक बना ले अपना PDF, और जो उसमें इम्पोर्टेंट जो हो 20, 25, 30 वो है, उनको 1 घंटे में जो भी क्लास है उस क्लास में सेमेस्टर 2 के लिए वो पढ़ा दें। तो सेमेस्टर 2 वाले उसमें उस दिन जुड़ जाएंगे जिसमें ये आवश्यकता होगी। उसी तरह तो मैं इसको पहले इसको खत्म कर लें। तो हम लोग इस पूरे वीडियो को प्रचारित करें, प्रसारित करें, इस विधा को प्रचारित करें, इस विधा को प्रसारित करें, आपस में कम्युनिकेट करें। इन कम्युनिकेशन से क्या होगा कि जो हमारा सपना है एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान का कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, ये सपना पूरा होगा। तो इन शब्दों के साथ अभी वीडियो बंद करते हैं, फिर हम लोग वार्ता करते हैं।